परिवार में करीब 1 साल की एक छोटी सी बच्ची रहती है। वो लगातार रो रही थी और रोते-रोते काफ़ी देर हो जाती है। उसके बाद उसके रोने की आवाज़ उसकी माँ तक पहुँच ही नहीं पा रही थी। लेकिन मकान मालिक जो रहता है, जो मकान मालिक रहता है, उसके पास उसकी रोने की आवाज़ ज़रूर पहुँच जाती है और वो मकान मालिक भी ये कहने लगता है कि कितनी लापरवाह है माँ, जो बच्ची इतनी देर से रो रही है लेकिन वो उसे चुप नहीं करा रही है। आखिरकार वो बच्ची की रोती हुई आवाज़ सुनने के बाद जो मकान मालिक होता है, वो उस बच्ची के पास पहुंचता है और उसकी माँ को ढूंढना शुरू कर देता है। दरअसल जो बच्ची की माँ होती है वो एक पुरुष के साथ आपत्तिजनक स्थिति में थी। मकान मालिक ने जब ये बात देखी तो उसे बहुत ज़्यादा अटपटा लगा और बहुत बुरा लगा। हालांकि उस बच्ची की माँ को भी ये बात का पता चल गया कि मकान मालिक ने उसे अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया है, जो शायद नहीं देखना चाहिए था। आखिरकार उसने मकान मालिक को शांत करने की कोशिश की, उसे हाथ पैर जोड़े, लेकिन मकान मालिक शांत नहीं रहता है, बल्कि उसकी जो पति रहता है सीधा उसको फ़ोन मिलाया और पति से कहा कि तुम्हारी पत्नी को मैंने किसी दूसरे गैर मर्द के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा है, तुम अपना घर को संभालो, तुम्हारा घर बर्बाद हो जाएगा। और तुम्हारी जो बच्ची है बहुत देर से रो रही थी, इसीलिए मैं बच्ची के पास गई तो ये सब मुझे देखना पड़ा। तो उसका जो पति रहता है वो बात को सुनने के बाद अपनी पत्नी को फ़ोन लगाता है, उसको डांटता है, फटकारता है और उसे किसी तरकीब से कसम दिलाई अब भविष्य में ये जो गलती है जो हुई है फिर से नहीं होना चाहिए। आखिरकार पत्नी ने उस वक्त की जो ख़राब टाइम था उसको तो कसम धर्म किसी भी तरह से बात ख़त्म कर ली। लेकिन जब वक्त आगे बढ़ जाता है वो मौका पाते ही वो अपनी उस बच्ची को छोड़कर अपने उस प्रेमी के साथ भाग जाती है, फरार हो जाती है। और पति अपनी पत्नी को लगातार ढूंढता रहता है, पुलिस के पास जाता है। पुलिस आखिरकार कड़ी मुश्किलों के साथ लगभग 11 दिन के बाद उस लड़की को उसके पति जो कि शिकायत पर ढूंढते हैं, 11 दिन के बाद आखिरकार वो महिला मिल जाती है। लेकिन मिलने के बाद वो यहाँ से पति के दिमाग में कुछ न कुछ ऐसा चल रहा था कि ये मानेगी नहीं, अपने प्रेमी के साथ जाती है, रहेगी। इसीलिए वो इससे अलग होने के लिए साल 2021 में तलाक़ी अर्ज देता है। लेकिन एक बार फिर से वो महिला ऐसा नाटक रचती है कि फिर वो अपने पति के साथ रहना शुरू कर देती है। और काश उसने उस दिन यानी कि साल 2021 में अपने पति से तलाक ले लिया होता तो आज सोशल मीडिया पर हर प्लेटफॉर्म पर हर जगह, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो न्यूज़ चैनल हो, चाहे वो अखबार हो, चाहे ये कहानी हर खबर ना चलती, ना छपती, ना लोग जानते। एक पत्नी ने अपने पति को मारकर काटकर उसको ड्रम के अंदर पैक कर दिया और 1-2 टुकड़े नहीं बल्कि 15 से 18 टुकड़े किए और एक ड्रम के अंदर सीमेंट में चुनवा दिए। आज की इस कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे मिले, कैसे कत्ल हुआ, क्यों हुआ, क्या वजह थी, सारी जानकारी इस वीडियो में। तो आगे क्या होगा आइए जानते हैं, इस वीडियो के लास्ट तक आप ज़रूर देखें। ये जो सच्ची घटना है जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के ज़िला मेरठ का एक थाना लगता है ब्रह्मपुरी, और ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र का एक इलाका है इंदिरा नगर मास्टर कॉलोनी। दरअसल यहाँ पर एक महिला जिसकी उम्र लगभग 25-26 साल के आसपास हुई होगी और उसका नाम मुस्कान रस्तोगी होता है, और वो अपने पति यानी कि सौरभ राजपूत के से कहती है, सुनते हो मैं एक प्रोग्राम में, एक कार्यक्रम में जा रही हूँ। आपको शायद सुनकर आश्चर्य होगा कि मुझे एक व्हाट्सएप के ग्रुप में शामिल किया गया है, और उस व्हाट्सएप ग्रुप में जब कक्षा 8 तक की हमने पढ़ाई की थी तो उसमें वो छात्र छात्राएं भी मौजूद हैं। आज उन्होंने मुझे सॉब्रिक मॉल मेरठ में एक पार्टी रखी गई है, हाँ मुझे उस पार्टी का हिस्सा बनना है। और लेकिन मैं सोच रही है कि आखिरकार इस पीहू का क्या करूं। पीहू को अगर तुम कहो तो मैं उसको नानी के घर छोड़ आऊँ,
जैसे ही सौरभ राजपूत ने ये बात सुनी, उसने कहा ठीक है, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, वैसे भी मुझे ड्यूटी पर यानी कि काम पर जाना होता है। दिल्ली रोड एक फ्लाइट बोर्ड की दुकान पर वो काम करता था। पत्नी घर पर अकेली रहती थी और साथ में उसकी एक बच्ची थी जो अभी कुछ ही महीनों की थी। आखिरकार उसने पति से बातचीत की। पति से बातचीत करने के बाद अपनी बेटी को नानी के यहाँ छोड़ देती है और नानी के यहाँ छोड़ने के बाद वो सीधा शॉप मॉल पहुँच जाती है और वहाँ जाकर देखते हैं तो कई ऐसे छात्र और छात्राएं थे जो कक्षा 1 से लेकर 8 तक उसके साथ पढ़े हुए। हालांकि उस लड़की की जो पढ़ाई लिखाई थी वो 9वीं तक थी, क्योंकि 9वीं में ये फ़ेल हो जाती है और फ़ेल होने के बाद वो आगे पढ़ाई नहीं करती है। लेकिन साल 2019 में अचानक ही एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया जाता है और उस व्हाट्सएप के ग्रुप में जब वो शामिल होती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। खुशी महसूस कर रही थी कि आखिरकार पुराने दोस्तों से मुलाकात तो होगी, क्योंकि रोज़ चैटिंग होती थी, बातचीत होती थी। वक्त आगे बढ़ता था। प्रिंस मॉल में पहुंच जाते हैं और वहां उसने अपनी आंखों से देखा, उसका एक दोस्त दिखाई देता है। उसका नाम सौरभ शुक्ला होता है, जो कि ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र का निवासी होता है। और फिर उसको देखकर वो देखती ही रह जाती है। अब यहाँ से सौरभ शुक्ला, जो सौरभ नहीं बल्कि साहिल शुक्ला जो होता है, साहिल शुक्ला जो कि उसका एक 8वीं क्लास का फ्रेंड होता है, मुस्कान रस्तोगी, उससे बातचीत होता है और ये दोनों एक दूसरे के बारे में पूछते हैं, बातचीत करते हैं, बताते हैं कि आखिरकार फ़िलहाल उसके भविष्य में क्या चल रहा है। तो ये जो लड़का होता है साहिल शुक्ला, वो कहता है कि उसने उसी स्कूल से 12वीं भी पढ़ाई करने के लिए बीटेक की पढ़ाई करता है और इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है। हालांकि फ़िलहाल वो सीए बनना चाहता है और उसी में उसमें तैयारी में जुटा हुआ है। जैसे ही ये बात साहिल शुक्ला अपने बारे में बताता है तो सामने जो लड़की होती है, जो मुस्कान होती है, मुस्कान रस्तोगी, जब बताती है कि वो कहता है कि तुम्हारी अपनी क्या कहानी है, तो वो कहती है कि मेरे नाना जी नानी के ब्रह्मपुरी में रहते हैं और ब्रह्मपुरी में रहने के दौरान ही वहाँ पर एक महिला आया करती थी जिसका नाम रेनू होता है। वो अपने बच्चों की कुंडली वगैरह बनवाने के लिए आया करती थी। इसी बीच में एक लड़का आया करता था और उस लड़के का नाम सौरभ राजपूत होता है। सौरभ राजपूत से उसकी दोस्ती हो जाती है और दोस्ती के बाद दोनों आपस में इस कदर एक दूसरे के प्यार में चले जाते हैं कि शादी का फैसला कर लेते हैं। और हालांकि वो लड़की के पापा, जिसका नाम मुन्ना लाल है, माँ रेनू, भाई बबलू, बहन शिवानी और परिवार तैयार नहीं थे। लेकिन सौरभ राजपूत जो था उसने कहा कि शादी करनी है तो मुस्कान से ही करनी है और किसी से नहीं करनी है। उधर जो मुस्कान रस्तोगी होती है, उसके पिता ज्वेलर्स के काम करते थे, लेकिन उसके परिवार वाले भी तैयार नहीं होते हैं। जिसका नाम प्रमोद रस्तोगी होता है, भाई विशाल होता है, बहन परी होती है और माँ कविता रस्तोगी होती है। दोनों ही परिवार इस तरह के रिश्ते से खुश नहीं थे, लेकिन मुस्कान रस्तोगी और साथ ही सौरभ राजपूत आपस में शादी करे, विवाह करे। लेकिन जब इन दोनों के जिद के आगे परिवार टूट जाते हैं और आखिरकार साल 2016 में इनकी शादी हो जाती है और 2015 में इनकी पहली मुलाकात हुई थी। नाना के घर पर लड़की अपने नाना के यहाँ पर अक्सर आया करती थी और जाया करती थी। और इसी बीच में पता चलता है कि उस लड़के के मैरिज नेवी की नौकरी लग जाती है और वो लंदन चला जाता है। घर वाले इस बात को लेकर, इस रिश्ते को लेकर खुश तो थे ही नहीं, इस लड़की से ज़्यादा तवज्जो तक नहीं देते थे और लड़की भी कहीं न कहीं इनकी दूरियां बनाना शुरू कर देती है। आखिरकार वो लड़का 1 या 1.5 साल ही लंदन में नौकरी कर पाता है और उससे आखिरकार नौकरी छोड़कर वापस अपने घर आना पड़ता है और अपने परिवार से अलग रहना पड़ता है, क्योंकि परिवार वाले ने इस रिश्ते से खुश नहीं थे और उसको बेदखल कर दिया था। अब इसके बाद वो लड़का अपनी पत्नी के साथ अलग रहने लगता है और धीरे धीरे करके वक्त आगे बढ़ रहा था। दिल्ली रोड एक
ए फ्लाई काम दुकान था, उस दुकान में काम करना शुरू कर देता है और घर पर पत्नी होती है और साल 2019 में उसको एक बेटी भी पैदा होती है। और जब बेटी पैदा होती है तो इस घर में अब 3 सदस्य हो जाते हैं। मुस्कान रस्तोगी का मन अक्सर बेटी के साथ गुजरता था और जो उसका पति होता है सौरभ राजपूत, वो दुकान पर नौकरी किया करता था। इसी तरह से वक्त आगे बढ़ता है। साल 2019 में एक व्हाट्सएप ग्रुप का ग्रुप बन जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप के में ही वो अपनी दोस्ती इनकी हो जाती है और ये कहानी उसने अपनी और अपने दोस्तों को सुनाई थी। और इधर जो वो लड़का रहता है दुकान पर, इधर प्रेमी वो बन जाता है। प्रेमी इसलिए बन जाता है क्योंकि दोनों अक्सर आपस में बातचीत करना शुरू कर देते थे, चैट करना शुरू कर देते हैं और अपने सुख की दुख की ये बातें जब लगातार चलती रहती है तो ये मौका पाते ही इसको जब भी मौका मिलता था तब किसी न किसी बहाने से वो वहाँ से निकल जाया करता था। और यही कारण था कि एक दिन बच्ची रो रही थी और रोते रोते इस घर के अंदर मकान मालिक आ जाता है और मकान मालिक ने अपनी ही आंखों से इस मुस्कान को उसके प्रेमी यानी कि साहिल शुक्ला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लेते हैं। और ये बात उसने सौरभ राजपूत को बताई। सौरभ राजपूत ने जब इसका विरोध किया तो पत्नी ने कोई बहाना करके अपने पति को आखिरकार मना ही लिया। लेकिन बात तब बिगड़ जाती है जब करीब 5 साल पहले ही की बात है। आपसे तो जब ये मौका मिलता था तो ये मुस्कान इस साहिल के साथ गुड़गांव की तरफ निकल जाती है और गुड़गांव में लगभग 11 दिन तक रहते हैं और आखिरकार पुलिस इन्हें ढूंढ के ले आती है। और जब इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होने लगती है तभी इसी बीच में लड़की ने साफ साफ बोल दिया कि मुझे अपने पति के साथ जाना है, मुझे अपने प्रेमी के साथ बिल्कुल भी नहीं जाना है। और जब मामला कहीं बदनामी ना हो इसीलिए मामला दब जाता है और पुलिस इसमें एफआईआर दर्ज नहीं की जा करती है क्योंकि परिवार वाले नहीं चाहते थे। लेकिन परिवार वाले ये जान चुके थे कि मुस्कान का संबंध इस लड़के से हो चुका है और इस लड़के की यानी कि साहिल शुक्ला के बहुत ये करीब पहुंच चुकी है। और इसी तरह से वक्त फिर आगे बढ़ने लगता है और साल 2023 आता है और ये कोशिश कर रहा था कि एक बार फिर इस देश कहीं ये बाहर नौकरी मिले और जाकर उसको लंदन के अंदर ही एक मॉल के अंदर जॉब मिल जाती है और वो जॉब करने के लिए साल 2023 में यहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर सिर्फ जो है इसकी पत्नी होती है, मुस्कान होती है और मुस्कान अकेली रहती है अपनी बेटी के साथ। और वो जो ससुराल वाले में रहती है और ना ही अपने मायके में रहना चाहती है। हालांकि मायके वालों ने कोशिश की थी कि ये जो ससुराल में रहे और फिर मायके में रहे, इस तरह से अकेले भी खुले क्योंकि उसको आज़ादी पसंद थी। और आज़ादी इसलिए पसंद थी क्योंकि उसका जो प्रेमी होता है जिसका नाम साहिल शुक्ला होता है, कभी कभार उसको आना जाना होता था। आखिरकार वक्त का पहिया आगे बढ़ रहा था। वो लड़का सौरभ राजपूत लंदन चला जाता है और 2023 में उसका 2 साल का वीज़ा था और ये जानती थी कि इसका वीज़ा कब ख़त्म हो रहा है, कब वो अपना वीज़े की रिवेन्यू कराने के लिए ज़रूर आएगा। और ये 22 फरवरी 2025 की बात है। दिल्ली रोड पर एक डॉक्टर लगता है, डॉक्टर के पास जाती है और जाकर मुस्कान कहती है कि डॉक्टर साहब मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन रहता है, सर में दर्द रहता है, रात को सोने की कोशिश करती हूँ तो नींद नहीं आती है, मुझे कुछ ऐसी दवा लिख दो जिससे कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा नींद आए। जब उन्हें डॉक्टर को इस तरह की बातें कही तो डॉक्टर ने कहा कि मुझे कुछ दवाइयाँ लिख कर दे रहा हूँ, तुम इन दवाइयों को जब खाना वगैरह खाओ तो खाने के साथ इन दवाइयों को खा लेना, तुम्हें अच्छी खासी नींद आएगी। अब मुस्कान ने इन दवाइयों का इस्तेमाल करने के लिए अपने लिए नहीं बल्कि अपने पति के लिए, क्योंकि उसको मालूम था कि ये 22 तारीख को डॉक्टर के पास जाती है। और इसी बीच में जब मौका मिलता है तो मौका मिलते ही इसने ऑनलाइन वीज़ा को ऑर्डर कर दिया, वो भी 10 किलो
ब्लीच का ऑर्डर किया था, ताकि उसे भविष्य में इस ब्लीच का कुछ काम इससे लेना था, कुछ साफ सफाई भी करनी थी, कुछ गंदगी से दूर करना था। आखिरकार उसका जो पति होता है सौरभ राजपूत, वो लंदन से 24 फरवरी 2025 को घर आता है, और जब घर आता है तो अगले ही दिन यानी कि 25 फरवरी को उस मुस्कान का बर्थडे होता है, और इसने अपने जो प्रेमी था उससे बातचीत करती है, कहती है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात ये थी कि उसने स्नैपचैट पर 3 आईडी बनाई थी। उसका प्रेमी होता है जिसका नाम साहिल शुक्ला होता है, उसकी माँ के नाम से, उसका भाई के नाम से, उसकी बहन के नाम से फेक आईडी बनाई हुई थी। और फेक आईडी बनाने के बाद मुस्कान ही खुद अपने प्रेमी से बातचीत करती थी और कुछ उसे ये पढ़ाने की कोशिश करती थी कि तुम्हारा और मुस्कान का जो रिश्ता है वो बहुत ही शानदार है, अद्भुत रिश्ता है, तुम दोनों की जोड़ियां आसमान में बनी है, तुम दोनों को हमेशा हमेशा के लिए एक होना चाहिए। लेकिन बीच में जो सौरभ राजपूत है इसको हटाना ही पड़ेगा, यानी कि इसका वध करना पड़ेगा। उधर जो साहिल शुक्ला होता है ये बातचीत करता है तो उसे लगता है कि ये अपनी माँ से बात कर रहा है, जबकि माँ तो उसकी लगभग 18 साल पहले मर चुकी थी, और माँ के मरने के बाद अपनी नानी के साथ ही रहता था। वो समझता है कि माँ ने कोई आत्मा है, कोई रूह है, कोई ऐसी शक्ति है जो स्नैपचैट पर उसने अपना एक आईडी बनाई हुई है, उसकी माँ ही उससे बातचीत करती है। लेकिन वो नहीं जानता था कि जिससे बातचीत करता है वो उसकी प्रेमिका है मुस्कान, जिसकी एक बेटी है, जिसका एक पति है, और वो उसकी हर बात मानता है। उसने ये तय कर लिया था, जैसा ये कह रही है वो आईडी में बोल रही है, जिसकी माँ बोल रही है स्नैपचैट में उसको वैसा ही करना है, यानी कि सौरभ राजपूत का वध करना है। इसके लिए 25 फरवरी की तारीख तय कर दी गई थी, जो 22 फरवरी का वो डॉक्टर से दवा लेकर आई थी, नशीली दवाइयाँ लेके आई थी, और वही दवाइयाँ उसने खाने में मिला दी थी। कब सौरभ राजपूत इन दवाइयों को खाएगा और जब वो बेहोशी की हालत में होगा तो उसको मार दिया जाएगा, क्योंकि उसको मारने के लिए 800 के 2 चाकुओं का इंतज़ाम भी किया जाता है, और उन्हीं चाकुओं से उन्हें हत्या करनी थी। जब ये चाकू खरीदने के लिए दुकान पर जाती है तो दुकानदार पूछता है कि मैडम इतने बड़े बड़े चाकू की आपको क्या ज़रूरत पड़ गई? तब वो कहती है कि हमारे घर में कभी कभार मुर्गा कटता है, इसीलिए मुर्गा काटने के लिए हमें बड़े चाकुओं की ज़रूरत है। आप पैसे की बिल्कुल भी चिंता मत करो, चाकू ठीक मिल जाते हैं। और उसके बाद 25 फरवरी को जब वो खाना बनाया जाता है तो उसमें नशीली गोलियां दी जाती है, लेकिन नशीली गोलियां मिलाने के बावजूद भी वो लड़का यानी कि सौरभ जो होता है राजपूत, जो खाना नहीं खाता है, वो कहता है कि आज मेरा खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। वैसे भी हमने बाहर बहुत कुछ खाया है, बहुत कुछ खा लिया है। और उसी रात यानी कि 25 तारीख को ये सफलता मिल पाती है, और 26 गुजरता है, 27 गुजरता है, 28 तारीख को बेटी, अब वो 5 साल की हो चुकी थी, उसका जन्मदिन मनाया जाता है। और उसकी बेटी का जन्मदिन मनाने के बाद वो उसको लगता है कि शायद अब कोशिश करते हैं तब भी ये कोशिश पूरी नहीं होती है। और 28 फरवरी को, ये 28 का ही महीना होता है, अब 1 मार्च 2 मार्च ये प्लानिंग कर लेते हैं कि 3 मार्च की बात है। ये जो सौरभ अपने घर पे आता है और अपनी माँ से मुलाकात करता है, माँ ने उसके लिए कोफ्ते बनाए थे, कोफ्ते पैक करा के अपने घर पर लेके गया। और जैसे ही कोफ्ते लेके जाता है वो अपनी पत्नी मुस्कान रस्तोगी से कहता है कि इन कोफ्तों को तुम तैयार कर दो, गरम कर दो, इसके साथ हम बैठ के आराम से खाना खाएंगे। अब जब मौका मिलता है तो मुस्कान ने उसको कोफ्तों को गर्म करने के दौरान ही कुछ ऐसी दवाइयाँ जो कि नशीली दवाइयाँ थी उस कोफ्ते में मिला दी, और उसके पति ने आराम से उसको खा लिया। लेकिन उसको खाने के बावजूद भी उसको रात 12 बजे के बाद ही नींद नहीं आती है। जैसे ही वो सोता है तुरंत ही मुस्कान अपने प्रेमी साहिल शुक्ला को फ़ोन करती है, बुलाती है और कहती है कि जितनी जल्दी हो सके तुम आ जाओ। जब वो रात को 1 बजे के आसपास पहुंचते हैं तो उस वक्त वो सोया हुआ था। इसी बीच में वो उसके सीने पर बैठ जाती है और उसको चाकू से मार देती है।
जब वो चाकू उसको कहा जाता है इसको जोर जोर से मारना, वैसे भी तुम सब कुछ पाता है, तो इसको वध करना होता है, इसको ख़त्म करना है। इन दोनों की अब बातचीत हो चुकी थी, अब ये आपस में मिल चुके थे। इसी बीच में पहला चाकू जो होता है वो सौरभ राजपूत के सीने में उसकी पत्नी यानी कि मुस्कान डालती है, और उसके बाद फिर उसने उसका प्रेमी होता है, उसने पैर पकड़े हुए थे। अब ये स्थिति बदल चुकी थी कि जो पत्नी थी वो पैर हाथ पकड़ लेती है, और उसके बाद फिर जो साहिल होता है उसके सीने में एक के बाद एक चाकू वार करता है, और कई वार करने के बाद उसको घसीटता हुआ बाथरूम के अंदर लेके जाता है, क्योंकि वो मर चुका था। अब उसकी बॉडी से पूरा खून निकल चुका था। उसके बाद उसने गर्दन को उसकी बिल्कुल अलग कर दिए धड़ से, उसका जो हाथ होता है उसने भी उसे अलग कर दिए, बाकी हिस्सा अपने बाथरूम के अंदर ही ऐसे ही पड़े रहने दिया, और उसके अंदर का ब्लड जो था वो निकल कर चला जाता है। रात के लगभग जब 3 बज जाते हैं तो उसके हाथ जो हैं, पंजे जो होते हैं, जो सर होता है, एक पॉलीथिन में रखते हैं, और उसके बाद फिर साहिल शुक्ला अपनी प्रेमिका को लेकर यहाँ से सीधा अपने घर पहुँच जाता है, और रात को रुकते हैं बेड के नीचे। उसने थैली को रख देता है, और इसका मकसद कुछ इस तरह से था कि जब मौका मिलेगा इस थैली को वो कहीं ना कहीं बाहर दूर फेंक देंगे, और शरीर के बाकी हिस्सों को भी ऐसे टुकड़े कर कर के इधर उधर फेंक देंगे। लेकिन उन्हें लगता है कि शायद इन्हें मौका नहीं मिल पाएगा, या फिर इसमें कामयाबी नहीं मिल पाएगी। इसी तरह से वो पूरा जैसे तैसे दिन निकलता है और इधर उधर घूमता रहता है, लेकिन उसे कहीं फेंकने का मौका ही नहीं मिल पाता है। इसीलिए वो अपने सर, जो उसका सर होता है सौरभ राजपूत का सर, वापस लेके आता है, और हाथ में भी लेके जाता है, और अपनी प्रेमिका से कहता है कि स्थिति बहुत भयानक है, हम इसे फेंक नहीं सकते, हमें प्लान बदलना पड़ेगा। और प्लान बदलने के बाद फिर मुस्कान जो प्रेमी है एक रिक्शा पकड़ती है, मेरठ चली जाती है, कोटी के पास पहुंचती है, और जाली कोटी के पास जाने के बाद एक सिफुद्दीन की दुकान होती है, वहां पर एक लड़का फरमान ना काम कर रहा था। फरमान के पास जाती है, जाकर कहती है कि भैया हमें कोठी के अंदर यानी कि हमें एक ऐसा बड़ा सा ड्रम चाहिए जिसमें हम अपने गेहूं रख सके। तो उसमें ये भी पूछा जाता है कि मैडम जी अभी तो गेहूं का सीज़न शुरू भी नहीं हुआ है। तो कहती है कि मुझे चाहिए, आप मुझे बड़ा सा ड्रम दे दो, जो कीमत है आप ले लो 1100 रुपया। इसने कोई भेदभाव नहीं किया और 1100 रुपया वो दे देती है। और सुबह 9 बजे या 4 मार्च 2025 की सुबह 9 बजे के आसपास फरमान को 1100 थमाती है और उसका ये ड्रम ले लेती है, और ड्रम ले जाने के बाद सीधा घर पर रखती है। उसके बाद फिर बाज़ार से ही वो सीमेंट और डस्ट खरीदती है, और डस्ट खरीदने के बाद वो घर पहुंचती है, और जो शरीर के सिर्फ जो हिस्से थे, दोनों हाथ अलग अलग थे, उस हिस्से को एक हिस्सा धड़ का था, एक हिस्सा गर्दन का था। 15 टुकड़े 18 टुकड़े के बारे में बात चल रही थी। कहीं बात चल रही थी कि उसके 4 टुकड़े किए जाते हैं, उसके बाद उसके शरीर के उस ड्रम के अंदर डाला जाता है। जो डस्ट और सीमेंट लाए थे, उस डस्ट और सीमेंट को उसके अंदर घोल कर पूरी तरीके से पैक कर दिया जाता है। और पैक करने के बाद यहाँ से एक अपना बैग भी पैक करते हैं, क्योंकि जब ये लड़का यानी कि सौरभ राजपूत आता है तो अपनी पत्नी को 1 लाख रुपए की रकम देता है, कुछ पैसे वो अपने परिवार को देता है। ऐसी जानकारी मीडिया के माध्यम से मिल रही थी। यहाँ से एक गाड़ी करते हैं, और गाड़ी करने के बाद वो सीधा शिमला जाते हैं। शिमला जाने के बाद ये पहुँच जाते हैं मलानी, फिर कसोल, यहाँ रुकते हैं। और जब तक इनके पास पैसे थे तब तक ये इधर उधर घूमते हैं, और जैसे ही इनके पैसे ख़त्म होते हैं वो वापस हिमाचल प्रदेश आ जाते हैं। और मेरठ आने के बाद यानी कि 17 मार्च 2025 की रात लगभग 10 बजे के आसपास से ये घर पहुंचते हैं। और ये लड़की अपनी माँ से वीडियो कॉल पर बातचीत कर रही थी, और बातचीत करने के दौरान इसने कहा कि मुझे माँ बहुत भयानक कुछ बहुत बुरा हो चुका है। वो पूछते हैं कि क्या हुआ। वो बताती है कि सौरभ के ही परिवार वालों ने इसका कत्ल कर दिया है, इसको मार दिया है। लेकिन जब ये बात इसके पिता सुनते हैं तो पिता कहते हैं कि जो भी बातचीत है यहाँ आके बता, आखिरकार क्या बात है। तब वो अपने घर जाती है, अपनी मायके जाती है, और अपने पिता और अपनी माँ को पूरी कहानी बताती है। माता और पिता को कहानी पर यकीन इसलिए नहीं होता है क्योंकि उन्होंने एक ही सवाल पूछा था कि जब वो मरने के लिए तैयार आए थे
तब तुमने ज़ोर ज़ोर से शोर क्यों नहीं मचाया, चीखी क्यों नहीं, चिल्लाई क्यों नहीं? इसीलिए अपने पति को तुमने बचाने की अपनी तरफ से कोशिश क्यों नहीं की? इसका उसमें क्या कोई सटीक जवाब नहीं था। उसने कहा कि जो बात तुमने मुझे बताई है यही बात थाने में बतानी है। 18 मार्च 2025 को ये ब्रह्मपुरी थाने में जाते हैं और अपनी बेटी को लेकर और पुलिस वालों के सामने कहते हैं कि कुछ इस तरीके से बात कर बता रही है। जब पुलिस वाले ने उससे सख्ती से पूछा तो उसने पूरी कहानी बताई कि उसने अपने पति को प्रेमी के साथ मिलकर मारकर उसकी हत्या कर दी और उसके शव को एक ड्रम के अंदर सीमेंट से पैक कर दिया। जब उसी के अंदर जैसे ही पुलिस वाले इस ड्रम को उठाते हैं, हालांकि इन्होंने जब ये शिमला यानी कि मनाली वगैरह से जब वापस लौट कर आए थे तब 4 मज़दूरों से इस ड्रम को उठवाने की कोशिश की थी। उन्होंने जो ड्रम उठा नहीं पाए थे और ये कहानी बना नहीं पाए थे, उसने फेंक नहीं पाए थे, इसीलिए मजबूरी में वो अपने माता पिता को ये कहानी नहीं जानना चाहते थे। लेकिन वो कहानी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाई और पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा जब किया, ये मामला सोशल मीडिया पर इस कदर वायरल होता है कि लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक महिला आखिरकार जिससे प्यार किया उसको कैसे मारती है। और बचपन में एक लड़का जो साथ पढ़ता था उसे पाने की चाहत में वो आखिरकार ऐसा क्यों कर बैठती है। मीडिया में इंटरव्यू चलने लगता है और इंटरव्यू के दौरान ये पता चलता है कि जो लड़की के माता और पिता थे वो बार बार कह रहे थे कि हम अपनी बेटी से बिल्कुल भी प्यार नहीं है और हमारा दामाद इतना प्यार करता था इसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। इस तरह की फांसी की सज़ा की मांग भी करने लगते हैं और ये मामला तमाम तरह की बातों को भी चलने लगती है। लड़की के परिवार वाले और भी कई तरह के आरोप लगा रहे थे। हालांकि पुलिस अपने इस मामले की बड़ी प्रमुखता को जांच पड़ताल कर रही है। कहीं न कहीं नई चीज़ के खुलासे भी हो रहे हैं, कहीं तंत्र मंत्र की बात कही जा रही है तो कहीं अंधविश्वास की बात आ रही है तो कहीं कुछ नया मामला आ रहा है। फ़िलहाल इस बच्ची की परवरिश तो नानी या दादी करेगी और दादी और नानी के परिवार वाले भी ये सब जानते हैं कि इस लड़की का यानी कि मुस्कान का किसी लड़के के साथ अफेयर चल रहा है। सब कुछ जानते हुए भी उस लड़की का इस लड़के से रिश्ता ख़त्म नहीं किया और ना ही प्रेमी उससे जोड़ने की कोशिश की। काश इस सौरभ ने इस रिश्ते को ख़त्म कर देते तो शायद सौरभ की जान कभी नहीं जाती। और इसमें कहीं ना कहीं माँ बाप का भी लापरवाही रही, जो उसकी लड़की की माँ और बाप उसकी भी कहीं ना कहीं लापरवाही रही। पुलिस को हर एक एंगल पर जांच करनी चाहिए और जितने भी लापरवाह लोग हैं उनके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि जब से सौरभ राजपूत मारा है तो ससुराल वालों को भी उनकी बहुत याद आ रही है और मायके वालों को भी उसकी बहुत याद आ रही है। जबकि कई साल तक तो वो अपने माँ बाप परिवार से बिल्कुल अलग रहता था, अकेला रहता था, लेकिन अचानक से वो बच्ची से इतना सारा प्यार कैसे उमड़ रहा समझ नहीं आ रहा है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।